Good afternoon to all of you. गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, हमारा जो आज का टॉपिक है जिसको हमें स्टडी करना है आज, वो है एम्फीपैथिक लिपिड्स। और ये जो नाम आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, एम्फीपैथिक लिपिड्स, ये एम्फीपैथिक लिपिड्स हम लोगों ने अभी जब लिपिड्स को मैं डिस्कस कर रहा था अपनी पिछली कुछ क्लासेस में, तो भी मैंने इस पर्टिकुलर वर्ड का इस्तेमाल किया था, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स। तो आप में से कोई बता सकता है मुझे, मैंने जब एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल को यूज किया हुआ है लिपिड्स को पढ़ाने के दौरान अपने कुछ लेक्चर्स में, उसमें मैंने बताया कि भाई एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। तो आप में से कोई बता सकता है एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स क्या है? किसने ध्यान से सुना है जब मैंने बताया भाई एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? तो बता सकते हैं? तो कोई ट्राई करिए। सर एम्फी सर एम्फीपैथिक लिपिड सर वो होते हैं जिनके पास सर नॉन पोलर एंड पोलर साइड्स बोथ होती हैं, तो सर वो लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक दोनों होते हैं। हाँ, गुड, वेरी गुड। देखिए, जो एम्फीपैथिक लिपिड्स पर जाने से पहले हम लोग एम्फसाइज करते हैं कि एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है। तो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल का मतलब हुआ ऐसा मॉलिक्यूल जिस मॉलिक्यूल के पास में स्क्रीन दिखाई दे रही है एकदम क्लियर? यस सर। देखिए, एम्फीपैथिक मतलब इस टर्म इंडिकेट्स कोई भी मॉलिक्यूल है आपके पास में, कोई भी मॉलिक्यूल, एनी मॉलिक्यूल which contains any molecule which contains polar plus non polar parts within its structure। ऐसा मॉलिक्यूल जिस मॉलिक्यूल में पोलर और नॉन पोलर दोनों ही तरह के पार्ट्स मौजूद हैं, उस मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। और एम्फीपैथिक लिपिड्स का जहां पर मैं बात कर रहा हूं, एम्फीपैथिक लिपिड्स जो हम लोग इस टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, एम्फीपैथिक लिपिड्स, तो इस टर्म का मतलब हुआ द लिपिड मॉलिक्यूल lipids that contains polar plus non-polar parts within their core structure। तो एम्फीपैथिक लिपिड्स का मतलब क्या हो गया? एम्फीपैथिक लिपिड्स का मतलब हो गया ऐसे लिपिड्स जिनके पास में पोलर और नॉन पोलर पार्ट्स दोनों ही उनके स्ट्रक्चर में मौजूद हो। तो जनरली
जो एम्फीपैथिक लिपिड्स होती हैं या जो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, या जनरली मैं आपको यहाँ पर सिर्फ लिपिड के कंटेक्स्ट में ही आपसे मैं बात करूंगा और हम उसको ही आगे समझेंगे भी, कि जो एम्फीपैथिक लिपिड्स हैं या जो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये जनरली सेल्फ सेल्फ ओरिएंटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। कहां पे? जो एम्फीपैथिक लिपिड्स होते हैं ये सेल्फ ओरिएंटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। कहां पर? जहां पर कोई बाइफेसिक सॉल्वेंट मौजूद हो। जैसे कि बाइफेसिक सॉल्वेंट का मतलब हो गया कोई ऐसा सॉल्वेंट जो कि जिसमें दो फेस हो, पोलर फेस भी हो, या जैसे पोलर सॉल्वेंट हो गया, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया। तो जब आप पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करेंगे तो पूरी तरीके से आपस में मिक्स नहीं होगा, और जब वो मिक्स नहीं होगा तो क्या करेगा, वो एक बाइफेसिक सॉल्वेंट को जनरेट करेगा, एक बाइफेसिक सॉल्वेंट सिस्टम को बनाएगा, जिसके पास में अपना खुद का एक इंटरफेस होगा। देखिए मैं बताऊंगा अभी कैसे होगा, उसको भी हम लोग देखते हैं अभी कैसे होगा वो। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए, जो एम्फीपैथिक लिपिड्स जो होते हैं वो सेल्फ ओरिएंटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये मॉलिक्यूल सेल्फ ओरिएंटेड कहाँ होते हैं? ये सेल्फ ओरिएंट मॉलिक्यूल्स कहाँ पर होते हैं, किस तरह के इंटरफेस में? ये ऐसे इंटरफेस पे सेल्फ ओरिएंट होते हैं जहां पर वो दो अलग अलग फेस के सॉल्वेंट्स आपस में मिले, या जहां पर दो अलग अलग फेस के सॉल्वेंट्स आपस में एक दूसरे जुड़े, इनके इंटरफेस हो। तो जैसे कि सेल्फ ओरिएंटेड मॉलिक्यूल्स एट इंटरफेस ऑफ ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर। सो these lipids they have the characteristic, उनके पास अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये सेल्फ ओरिएंटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। किसके इंटरफेस पे? ऑयल और वाटर के इंटरफेस पे अपने आप को सेल्फ ओरिएंट कर लेते हैं। तो देखिए ऑयल एंड वाटर का इंटरफेस कैसे बनता है, फेस का मैं आपको दिखाता हूं, ये क्या होता है ये। देखिए अभी मैंने आपसे बताया भाई बाईफेसिक सॉल्वेंट, बाईफेसिक सॉल्वेंट। बाईफेसिक सॉल्वेंट का मतलब है कोई ऐसा सॉल्वेंट जिसके पास में कितने फेस हैं? यहाँ पे दो फेस हैं। और दो फेस कौन कौन से हैं? एक पोलर फेस हो सकता है और डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोलरिटी, और एक नॉन पोलर फेस हो सकता है। मतलब एक पोलर सॉल्वेंट हो सकता है और दूसरा नॉन पोलर सॉल्वेंट हो सकता है। कभी भी आप अगर दो सॉल्वेंट्स को आपस में मिक्स करेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन देयर पोलैरिटी उनकी मिसिबिलिटी जो होगी वो डिफर कर जाएगी। अलग अलग सॉल्वेंट्स की जो मिसिबिलिटी होती है एक दूसरे के साथ में वो डिफर कर जाती है। जैसे कि जो पोलर सॉल्वेंट होगा वो पोलर सॉल्वेंट में आसानी से डिजोल्व हो जाएगा, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में आसानी से डिजोल्व हो जाएगा, या मिल जाएगा, या घुल जाएगा। लेकिन जब आप एक पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट को आपस में लेके आएंगे तो ये दोनों ही सॉल्वेंट अल्टीमेटली क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में मिक्सअप नहीं होंगे और वहां पर एक फेस को क्रिएट कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए these are the two containers, ठीक। ये तो दो कंटेनर हैं ये। अब ये कंटेनर है आपके पास में ए, दिस इज कंटेनर विच इज नोन एज ए, कंटेनर नंबर ए, और दिस इज द कंटेनर विच इज बी। अब अगर आप इन कंटेनर्स में अलग अलग सॉल्वेंट्स को आप ऐड कर रहे हैं, अलग अलग पोलैरिटी के सॉल्वेंट्स को आप ऐड करते हैं, तो सपोज करिए इस कंटेनर में हम लोग सिर्फ पोलर या सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, दो सॉल्वेंट हमको ऐड करना है। तो इसमें कंटेनर नंबर ए में
हम या तो सिर्फ पोलर सॉल्वेंट डाल दें तो, और या तो सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दें। तो सपोज कर लीजिए इसमें मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल रहा हूं 1 और नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल रहा हूं 2। तो अब आप इसमें देखिए ये दोनों ही, क्योंकि ये दोनों ही नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं, ये आपस में आसानी से मिक्स हो गए। तो यहां पर ऐसा कोई इंटरफेस फॉर्म नहीं होगा। ये जो मैंने आपको बीच में लाइन खींची हुई है यहाँ पे, इस तरह का कोई भी इंटरफेस यहाँ पर फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सॉल्वेंट जो है आपस में पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ में मिक्सअप हो गए हैं। तो जब ये मिक्स हो जाएंगे तो किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेस इनके इनके केस में फॉर्म नहीं होगा। बात समझ में आ रही है मेरी? मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। ठीक है। तो मान लो सॉल्वेंट ए हो गया जिसमें हमारे पास सिर्फ पोलर है या सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट है। आपने उसको सिर्फ कंटेनर में डाला, दो नॉन पोलर डाल दिया, चाहे दो पोलर सॉल्वेंट डाल दिया, तो इनके बीच में कोई इंटरफेस फॉर्म नहीं होगा। और क्योंकि इनकी पोलैरिटी सेम है तो ये आपस में पूरी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। अब कंटेनर बी में हम लोग एक पोलर सॉल्वेंट डालेंगे। सपोज कर लो ये जो ब्लू कलर है दिस इज फॉर पोलर सॉल्वेंट, ठीक। और ये रेड कलर जो है दिस इज फॉर नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो यहां पर पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट ये दोनों आपस में मिक्स नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनकी जो पोलैरिटी है वो वेरी कर जाएगी। इन दोनों के पास में डिफरेंट पोलैरिटी होगी। क्या होगा इन दोनों के पास में? डिफरेंट इनके पास में डिफरेंट पोलैरिटी होगी। और इस पोलैरिटी डिफरेंस की वजह से ये सॉल्वेंट जो है ये अल्टीमेटली मिक्सअप नहीं होंगे, ये मिसिबल नहीं होंगे। और जब ये नॉन मिसिबल हो जाएंगे, जब ये मिसिबल नहीं होंगे तो क्या होगा? ये आपस में एक दूसरे के साथ में एक इंटरफेस फॉर्म कर लेंगे। देखिए ये एक फेस हो गया, ये दूसरा फेस हो गया। इन दोनों ही फेस के जो बीच की जगह है, दिस पर्टिकुलर स्पेस, ये एक देखो, ये जो ब्लू कलर का जो तुम ब्लू रंग देख रहे हो ये पोलर सॉल्वेंट दिखा रहा है, और जो तुम रेड कलर का कलर देख रहे हो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट दिखा रहा है। और क्योंकि ये दोनों ही की सॉल्वेंट पोलैरिटी अलग है तो ये मिसिबल भी नहीं होंगे, आपस में एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे, डिजोल्व नहीं होंगे एक दूसरे में। तो क्या करेंगे? जो पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट है ये आपस में एक दूसरे के पास में आके अल्टीमेटली जहां पर ये एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में आएंगे वहां पर एक इंटरफेस कॉज कर देंगे। और ऐसे सारे सॉल्वेंट जिनके अंदर पोलैरिटी डिफरेंस होता है वो जनरली अपने इंटरफेस को कॉज करते हैं जहां पर दोनों एक दूसरे के टच में हैं या दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं। तो इस तरह के इंटरफेस में, ऐसा इंटरफेस में अगर हम कोई लिपिड का मॉलिक्यूल डालते हैं, कोई भी इसको डालते हैं हम लोग, अगर कोई लिपिड का मॉलिक्यूल डालते हैं तो वो लिपिड का मॉलिक्यूल क्या करेगा? वो अपने आप को एम्फीपैथिक लिपिड का मॉलिक्यूल है या जो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, चाहे वो लिपिड होने दीजिए या कोई और, अगर लिपिड का मॉलिक्यूल होने दीजिए या कोई एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होने दीजिए, तो क्या करेगा? वो जैसे इंटरफेस पे जाएगा इन दोनों सॉल्वेंट्स के, यहाँ पे ये इंटरफेस कहाँ है दिख रहा है तुम लोगों को? इंटरफेस कहाँ पे है? ये इंटरफेस ये रहा, दिस इज द इंटरफेस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर कुछ लोग ज्वाइन करने के लिए वेट कर रहे हैं सर, कर लीजिए। और कौन है? सर संदीप है, राघवेंद्र है। हाँ हाँ बोलिए, ज्वाइन करें, मैं वेट कर रहा हूँ। ज्वाइन करें हमको, बोलिए ज्वाइन करने के लिए बेटा।
और कोई है बेटा? तो ये जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस पे अगर कोई एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल या कोई लिपिड का मॉलिक्यूल अगर आ रहा है तो क्या करेगा वो अपने आप को एक ऐसी ओरिएंटेशन में लेके जाएगा कि उस लिपिड का जो पोलर पार्ट है वो पोलर सॉल्वेंट की तरफ में चला जाए और उस लिपिड का या एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल का जो नॉन पोलर पार्ट है वो अल्टीमेटली नॉन पोलर साइड में चला जाए। तो देखिए, जो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, अगर आप उस मॉलिक्यूल को इस सॉल्वेंट में डालते हैं, मतलब अगर हम इस सॉल्वेंट को इसको कंसीडर करें, सॉल्वेंट ए को अगर हम लोग कंसीडर करें, तो एम्फीपैथिक लिपिड का कोई भी रोल यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा। वो लिपिड अल्टीमेटली अपने आप को ओरिएंट नहीं कर पाएगा, उसका कोई सेल्फ ओरिएंटेशन की प्रॉपर्टी यहाँ पर ज्यादा शो नहीं हो पाएगी। लेकिन वहीं पर अगर आप लिपिड को इस पर्टिकुलर सिस्टम के एक्सपोज करते हैं, सिस्टम बी में एक्सपोज करते हैं, तो सिस्टम बी में हमारे पास में क्या है, पोलर सॉल्वेंट भी है और नॉन पोलर सॉल्वेंट भी है। तो सिस्टम बी में क्या होगा कि जैसे ही आप इसके अंदर कोई लिपिड का मॉलिक्यूल आप डालते हैं, जैसे आप इसके अंदर कोई लिपिड का मॉलिक्यूल इंपोज कर रहे हैं, उसको आप इसमें डाल रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा बेटा, जो लिपिड का मॉलिक्यूल है वो अपने आप को इस तरीके से इसके अंदर एडजस्ट करेगा, इस तरीके से अपने आप को इसके अंदर ओरिएंट करेगा कि उस लिपिड का जो पोलर पार्ट है वो इस सॉल्वेंट के पोलर तरफ में चला जाएगा, मतलब ये ब्लू साइड में आ जाएगा, और इस लिपिड का जो नॉन पोलर पार्ट है वो अल्टीमेटली आपका जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसकी तरफ में चला जाएगा। तो जनरली इसी को हम लोग बोलते हैं, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं अल्टीमेटली सेल्फ ओरिएंटेशन या सेल्फ ओरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल और एम्फीपैथिक लिपिड। तो इसको मैं थोड़ा और आपको अच्छे से समझाता हूँ, ये और भी क्या होता है, देखिए किस तरह से मॉलिक्यूल अपने आप को ओरिएंट करता है, इसको मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नो सर। देखो यहां पर मैं दो सिस्टम क्रिएट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। ये हो गया एक सिस्टम, एक सिस्टम हो गया ये, और ये हो गया सिस्टम बी। ठीक, ठीक है। अब देखो दो सिस्टम है, यहाँ जो येलो कलर है, और मैं इसको ब्लू ही कर देता हूँ, ये जो ब्लू कलर है ये इंडिकेट कर रहा है पोलर पार्ट, और जो रेड कलर है ये इंडिकेट कर रहा है नॉन पोलर पार्ट। ठीक है, ये दो सिस्टम है जिनमें सॉल्वेंट है, और उसमें आप देखिए ये जो ब्लू वाला पार्ट है, दिस ब्लू पार्ट इंडिकेट्स polar and this red part indicates non-polar. Likewise, here also blue part indicates polar
and the red part indicates non-polar region. अब दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड, ये लिपिड का एक मॉलिक्यूल है और इसके पास में दो रीजन है। This green region indicates head which is polar. पढ़ाया ना भाई मैंने तुम लोगों को फैटी एसिड का? Yes, sir. Yes. So this head part indicates, the green color indicates the head, और ये कैसा है हेड? ग्रीन कलर जो दिखा रहा है ये इसकी पोलरिटी को दिखा रहा है, ये पोलर पार्ट, ठीक। और ये जो तुमको एक टेल दिखाई दे रही है, इसकी जो पूंछ दिख रही है, जिस टेल जो है, दिस टेल कंसिस्ट ऑफ चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इसलिए इसका जो चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है या इसका जो टेल है वो कैसा है? ये इसका नॉन पोलर पार्ट है। तो अब अगर मान लो इस मॉलिक्यूल को मैं इन दोनों ही सिस्टम में डालता हूं, तो सपोज करो दिस इज सिस्टम ए, दिस इज सिस्टम बी, ठीक है। दो सिस्टम है तुम्हारे पास में, ए और बी है, जैसा मैंने पहले देखा था। लेकिन पहले सिस्टम से अलग ये है कि इसमें दोनों सिस्टम में पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट मौजूद है। तो अब अगर तुम यहां पर कोई चीज ऐड कर रहे हो, यहां पर तुम ऐड करना चाह रहे हो अपने लिपिड के मॉलिक्यूल को, तो मान लो अगर मैं इस लिपिड के मॉलिक्यूल को सिस्टम ए में डालता हूं, तो अब ये बताओ इसका जो हेड और टेल किसके पार्ट में, किसकी तरफ में रहेगा? इस लिपिड के मॉलिक्यूल को, ये जो लिपिड का मॉलिक्यूल है हमारे पास में, इस लिपिड के मॉलिक्यूल को अगर मान लो इस लिपिड के मॉलिक्यूल को मैं इस सिस्टम में डालता हूं, सिस्टम ए में, तो सिस्टम ए में डालने के बाद में इस लिपिड का मॉलिक्यूल का हेड कहां रहेगा और टेल कहां रहेगा? बताओ। सर हेड पोलर में रहेगा और नॉन पोलर में उसकी टेल रहेगी। हाँ, इसका जो हेड रहेगा वो पोलर में रहेगा और जो नॉन पोलर में रहेगा वो उसका टेल रहेगा, ठीक है। और अगर सिस्टम बी में डालें तो सर इन्वर्ट हो जाएगा, अपसाइड डाउन। इन्वर्ट हो जाएगा इसका। हाँ ठीक, गुड। तो आप एकदम ठीक कहा कि भाई इसका जो सिस्टम रहेगा, ये जो लिपिड है, ये अल्टीमेटली पोलर पार्ट, इसका जो पोलर हेड है वो सिस्टम के ए या बी सिस्टम के पोलर पार्ट के साथ में मैच करेगा, क्योंकि इसकी एफिनिटी ज्यादा होगी। और क्योंकि इसके नॉन पोलर पार्ट की एफिनिटी ज्यादा होगी नॉन पोलर पार्ट के लिए, और इसके पोलर पार्ट की एफिनिटी ज्यादा होगी पोलर पार्ट के लिए, इसलिए अपने आप को क्या करेगा, इस तरीके से अरेंज कर लेगा या ओरिएंटेशन कर लेगा। तो इसका कारण क्या है कि पोलर पार्ट पोलर की तरफ में जा रहा है और नॉन पोलर पार्ट नॉन पोलर की तरफ में जा रहा है। और उसका रीजन है कि इसकी जो एफिनिटी है वो एफिनिटी पोलर पार्ट के लिए ज्यादा है और नॉन पोलर पार्ट के लिए कम है। और क्योंकि पोलर की एफिनिटी पोलर पार्ट के लिए ज्यादा होगी और नॉन पोलर पार्ट की एफिनिटी नॉन पोलर पार्ट के लिए ज्यादा होगी। लाइकवाइज पोलर पार्ट की एफिनिटी नॉन पोलर पार्ट के लिए कम होगी, रिवर्स हो जाएगा, और पोलर पार्ट की एफिनिटी नॉन पोलर पार्ट के लिए कम होगी और नॉन पोलर पार्ट की एफिनिटी पोलर पार्ट के लिए कम होगी। इस वजह से ये लिपिड का मॉलिक्यूल जो है अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट करेगा, इस तरीके से अपने आप को सिस्टम में एडजस्ट करेगा कि इसका जो पोलर पार्ट है, इसका जो पोलर रीजन है वो पोलर की तरफ में चला जाए और इसका जो नॉन पोलर रीजन है वो नॉन पोलर की तरफ में चला जाए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। अब इसी मॉलिक्यूल को अगर हम ऑयल या वाटर इंटरफेस पे लेके जाते हैं, इसी मॉलिक्यूल को ऑयल और वाटर इंटरफेस पे लेके जाते हैं, ऑयल और वाटर इंटरफेस पे, तो क्या होगा? अब जब इस मॉलिक्यूल को आप ऑयल और वाटर इंटरफेस पे लेके जाएंगे तो सेम फिनोमिनन जो आप अभी पीछे देखते आ रहे हैं वही सेम फिनोमिनन यहां पर भी ट्रू हो जाएगा। तो अगर आप
किसी भी लिपिड के मॉलिक्यूल को, जो कि लिपिड के मॉलिक्यूल आपके पास एम्फीपैथिक लिपिड्स हैं या कोई भी एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, जब आप उसको एक ऑयल और वाटर के इंटरफेस पे ले जाएंगे तो वहां पर भी यही सेम फिनोमिनन, हाइड्रोफोबिक पार्ट टुवर्ड्स द हाइड्रोफोबिक पार्ट दैट इज टुवर्ड्स द ऑयल, एंड द हाइड्रोफिलिक पार्ट दैट इज द पोलर पार्ट इज टुवर्ड्स द water. This is how the lipid molecule will ultimately arrange itself. और जब ऐसे लिपिड के मॉलिक्यूल जो ऑयल या वाटर सरफेस में है, इंटरफेस में है या ऑयल और वाटर मीडियम में है, तो एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन पे अगर ये मॉलिक्यूल किसी एक्वस मीडियम में प्रेजेंट है, कौन सा मॉलिक्यूल, एम्फीपैथिक लिपिड का मॉलिक्यूल या कोई एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, अगर एक पर्टिकुलर क्रिटिकल कंसंट्रेशन में वो एक्वस मीडियम में प्रेजेंट है, तो दे गिव राइज टू a molecule, give rise to a particular thing that is known as micelles. So once they are present in an aqueous phase, or once they are present in a critical concentration in a medium, aqueous medium that is also containing in an aqueous medium, so there these molecules, amphipathic molecules, forms a very critical structure that is known as micelles. आपने micelles का नाम सुना भी होगा, यो श्रुटिक्स में आप लोगों ने micelles पढ़ा होगा, micelles पढ़ा है आपने श्रुटिक्स में? यस यस। तो micelles क्या होते हैं? सर मॉलिक्यूल्स सर सपोनिफिकेशन में पढ़ा था सर, इतना क्लियर। हाँ, सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन मतलब सर सोप फॉर्मेशन प्रोसेस जो होती है सर, मतलब जिसमें ठीक सोप फॉर्मेशन प्रोसेस। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए माइसेल्स कैसे फॉर्म होते हैं, कोई भी आप लिक्विड का मॉलिक्यूल को अगर आप एक्वस फेस में डाल देंगे, मैंने भी आपसे बात किया कि कोई आपके पास में एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है या कोई लिपिड का मॉलिक्यूल है, अगर आप उसको एक्वस फेस में डाल देंगे तो क्या होगा। अब एक्वस फेस के अंदर क्या हो जाएगा, एक्वस फेस में तो कोई नॉन पोलर पार्ट आपके पास प्रेजेंट है नहीं, ठीक है, वहां सिर्फ आपके पास में पोलर पार्ट प्रेजेंट है। मैंने आपने कहा ना भाई, जो लिपिड का मॉलिक्यूल है वो सेल्फ ओरिएंटिंग नेचर का रहता है। सेल्फ ओरिएंटिंग नेचर का मतलब क्या हो गया कि वो मॉलिक्यूल अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए वो क्या करेगा, वो अपने आप को किसी एक ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में लेके जाएगा, वो अपने आप को एक इस तरह के स्ट्रक्चरल फॉर्म में लेके जाएगा कि उसका पोलर पार्ट पोलर की तरफ चला जाएगा और नॉन पोलर पार्ट नॉन पोलर की तरफ चला जाएगा। अब ऐसी जगह पे जहां पर कोई मान लीजिए कहां पर कोई एक्वस या नॉन एक्वस फेस तो है पर कोई नॉन एक्वस फेस नहीं है, तो ऐसी जगह पे क्या होगा, ऐसी जगह पे वो लिपिड का मॉलिक्यूल अपने आप को ऐसे अरेंज करेगा कि सपोज कर लीजिए सिर्फ एक्वस फेस आपके पास में है, सपोज कर लीजिए तो आपके पास में एक्वस फेस है, ठीक है, दिस रेड सर्कल इंडिकेट्स सम एक्वस फेस, ठीक। नाउ अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, जो हमने अभी लिपिड का मॉलिक्यूल देखा कैसा होता भाई, दिस इज द लिपिड मॉलिक्यूल, राइट, ऐसे मॉलिक्यूल देखा ना भी हम लोगों ने, ये यस सर, ये रहा मॉलिक्यूल, ठीक, and this consists of some polar part which is
सो व्हेन सच मॉलिक्यूल को आप डालेंगे एक्वस फेज के अंदर, देन व्हाट विल हैपन? देखिए उस केस में मॉलिक्यूल अपना कैसे अरेंज करेगा? उस केस में इस तरीके से अरेंज करेगा और इसका ठीक है, ये ओरिएंटेशन है और दिस इज द पोलर फेज। पोलर फेज, अब पोलर फेज में अपने आप को ओरिएंट करने के लिए ये लिपिड का मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? ये मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट कर रहा है कि इसका जो हेड का रीजन है, जो हेड है इसका, जो इसका पोलर पार्ट भी है, वो क्या करेगा? वो अपने आप को एक पोलर इसका जो हेड है वो अपने आप को पोलर सॉल्वेंट की तरफ में या पोलर एक्वस मीडियम की तरफ में या एक्वस सॉल्वेंट की तरफ में या पोलर फेज की तरफ में अपने आप को ओरिएंट कर लेगा। और ये जो इसका रेड कलर जो मैं दिखा रहा हूं यहां पर, ये जो मैंने फिल कर दिया, दिस इज द नॉन पोलर फेज। नॉन पोलर, यस, दिस नॉन पोलर फेज, मार्क इट एज दिस इज नॉन पोलर फेज और नॉन पोलर रीजन। तो अब अगर किसी एक्वस सॉल्वेंट के अंदर आप लिपिड को एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन में डाल रहे हैं, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, वो लिपिड का मॉलिक्यूल क्या करेगा? अपने आप को, जो एम्फीपैथिक लिपिड का मॉलिक्यूल है, वो अपने आप को उसके मॉलिक्यूल्स ऐसे अरेंज करेंगे वो कि उनका जो पोलर पार्ट है वो पूरी तरीके से कहां पर निकल जाए, किसकी तरफ डायरेक्शन में चला जाए? वो उस डायरेक्शन में चला जाए जहां पर पोलर सॉल्वेंट है या जहां पर एक्वस सॉल्वेंट है। और वो सारे मॉलिक्यूल्स अपने आप को इस तरीके से फिर अरेंज कर लेंगे कि उनका जो नॉन पोलर एंड है, वो नॉन पोलर एंड क्या करे? एक दूसरे के इतना क्लोज में आ जाए कि वो एक तरीके से क्या करे? वहां पर अपना खुद का एक हाइड्रोफोबिक जोन को क्रिएट कर पाए। और जब इस तरह से लिपिड का मॉलिक्यूल अपने आप को एग्रीगेट करता है, जो उसका एग्रीगेशन होता है, तो उसके एग्रीगेशन जो हमारे पास में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन के आता है, कॉन्सिक्वेंस होता है, मिसल्स, दिस इज नोन एज यस, माइसल्स। माइसल्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडी। माइसल्स का सिर्फ फॉर्मुलेशन में ही रोल नहीं है, इसका कहीं ना कहीं फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एग्रीगेशन ऑफ बाइल साल्ट, जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो जो एग्रीगेट होते हैं, देन दे विल हेल्प अस इन डाइजेशन ऑफ फैट एंड फैसिलिटेट देयर एब्जॉर्प्शन। समझ रहे हो? तो सच माइसल्स, फैट जो आपके पास में बाइल सॉल्ट्स के जो माइसल्स हैं, दे हैव देयर ओन फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, एंड व्हेनेवर दे आर एग्रीगेटेड इन सच अ मैनर, वो क्या करते हैं? जो फैट है उस फैट का बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं? उसको वो इंक्रीज कर देते हैं। लाइकवाइज मैंने आप लोगों से सेल मेम्ब्रेन की भी बात कही थी एक बार, आप लोग जब हमने पढ़ा था इसको, कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, उस सेल मेम्ब्रेन में भी जो एग्रीगेशन होता है, दैट एग्रीगेशन इज समथिंग लाइक दिस ओनली। वहां पर भी जो पोलर, ऑल्दो वहां पर इस तरह का एग्रीगेशन नहीं होता, माइसल्स वाला एग्रीगेशन नहीं होगा, लेकिन वहां पर एग्रीगेशन जो होगा वो एक सीक्वेंशियल एग्रीगेशन होगा, जहां पर एक सीरीज में हॉरिजॉन्टली जो पोलर पार्ट है वो बाहर होगा और नॉन पोलर पार्ट जो होगा वो अंदर की तरफ में होगा। दिस इज अ सीक्वेंशियल मैनर, इट विल एग्जिस्ट इन अ सीक्वेंशियल मैनर। तो ये लिपिड्स के जो एम्फीपैथिक लिपिड्स हैं, डिपेंडिंग
ये इनकी जो अपनी प्रॉपर्टी के तौर पे इनका जो अपना खुद का जो सेल्फ ओरिएंटेशन है, ये सेल्फ ओरिएंटेशन बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर इस तरह का सेल्फ ओरिएंटेशन ये लिपिड्स जो है सेल मेम्ब्रेन में करते हैं तो क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक सैंडविच लाइक, हम लोग बताओ ना सेल मेम्ब्रेन में समथिंग सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर, तो वहां पर भी ये मॉलिक्यूल अपने आप को उस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि इनका जो पोलर हेड होता है या जो उसका पोलर पार्ट होता है वो पोलर फेस की तरफ में हो जाता है और नॉन पोलर पार्ट जो होता है वो नॉन पोलर फेस की तरफ में चला जाता है, इससे कि अल्टीमेटली ये फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन को एक तरह से ये बनाने में मदद करते हैं। दूसरी चीज, अगर ये जो आपके पास में जो माइसेल्स का फॉर्म में अगर ये एग्जिस्ट करें तो दे विल हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एनी हाउ। सो डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन feature or their own characteristic, these molecules are anyhow be helpful for the body. एक चीज और मैं यहां पर आप लोगों से डिस्कस करूंगा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Separation of lipids. Separation of lipids. तो जो लिपिड्स का मॉलिक्यूल है, that molecule can also be get separated. और कन्वेंशनली जैसे जैसे साइंटिफिक फील्ड में एडवांसमेंट हो रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है, उसी के साथ साथ जो लिपिड्स हैं इनका सेपरेशन भी लगातार एडवांस होता जा रहा है। तो अंडर दिस हेडिंग सेपरेशन ऑफ लिपिड्स, जनरली लिपिड्स को जब क्लासिकल मेथड से किया जाता था सेपरेशन, तो क्लासिकली जो लिपिड्स का सेपरेशन था वो किसके द्वारा किया जाता था, वो आइदर डिस्टिलेशन के थ्रू और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के थ्रू किया जाता था, कभी कभी क्रिस्टलाइजेशन का भी यूज किया जाता था। So all these techniques are generally regarded as classical technique। ये classical techniques है। जो लिपिड्स का सेपरेशन हो रहा है वो अगर हम डिस्टिलेशन के थ्रू कर रहे हैं या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के थ्रू कर रहे हैं या फिर क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू कर रहे हैं, तो ये एक तरह की क्लासिकल टेक्निक है, क्लासिकल टेक्निक है। और आप लोगों ने नाम भी सुना होगा डिस्टिलेशन का या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का या क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो कोई बता सकता है भाई डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन क्या होता है? सर डिस्टिलेशन में दो जो सस्पेंशन है, जैसे उसमें दो नेचर के हैं और वो मिक्स हैं। अगर उनको अलग करना है तो सर पहले थोड़ा फ्लास्क में हीटिंग करते हैं और उसके थ्रू जो है वो कंडेंसर लगा देते हैं और फिर कंडेंसर से जो वॉलेटाइल नेचर का जो भी है ऑयल है या कुछ भी है, तो वो उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और वो जल्दी हीट हो जाता है और जो है वो ऊपर को मतलब उसके फ्लास्क की नेक से जाके कंडेंसर से होते हुए रिसीविंग जो रिसीवर होता है उसमें इकट्ठा होने लगता है वो पहले।
इस तरह सर इसको ठीक से मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वो इसका प्रोसेस पता है मुझे, बोलने में थोड़ा। सर डिस्टिलेशन वो होता है जो जैसे अपने बॉइलिंग पॉइंट्स के पर हमें वेपर्स उसके मिल जाते हैं, उसी को डिस्टिलेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं? तो जिस किसी को भी डिस्टिलेशन जैसे सर सोडियम करना है तो उसका सर बॉइलिंग सोडियम को पॉइंट पर ही डिस्टिलेशन। हमें वेपर्स, उसके वेपर्स हमको मिल जाते हैं। Hello. Excuse me, sir. सोडियम का मतलब क्या है, मैं समझा नहीं। Sir, Separation is yes, sir, separation of a mixing by heating process is known as distillation. क्या कह रहे हैं? फिर से बताओ। The separation of any mixing solvent or component. solution, yes, sir, by heating process is known as distillation. Yes, sir. और कोई है? Yes, sir. The separation of component and substance from the liquid mixture is known as distillation, sir. देखो डिस्टिलेशन को और आसानी से समझ लो कि डिस्टिलेशन होता क्या है। अब आप लोगों ने जितना भी बताया वो सब कुछ सही है, जिन्होंने भी बताया, आप लोगों ने जो भी बताया वो सब आप लोगों ने सही बताया, नो डाउट। जो भी आप लोगों ने बताया डिस्टिलेशन के बारे में, इट इज ऑल करेक्ट, वेरी गुड, नो डाउट। ये डिस्टिलेशन है क्या? डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है दो कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। सबसे पहली चीज डिस्टिलेशन क्या है? Yes, sir. एक तरह की प्रोसेस है, एक तरह का प्रोसीजर है जिसमें आप कोई भी दो कंपोनेंट को आपस में क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये सेपरेशन किसके बेसिस पे होता है? ये सेपरेशन जो है हीट की प्रेजेंस में होता है, सबसे पहली चीज। अभी कोई बता भी रहा था, नो डाउट, एक्सीलेंट। ये Yes, sir. सेपरेशन जो है हीट की प्रेजेंस में होता है, लेकिन इसका बेसिस जो है, इसका जो बेसिक कोर बैकग्राउंड है या इसका जो बेसिक कोर प्लेटफॉर्म है वो हीट नहीं है, हीट सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंस है। इसका जो बेसिक बैकग्राउंड है वो है डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी दो सॉल्वेंट हैं, आप उन सॉल्वेंट्स को आपस में सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो अगर उन दोनों ही सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आपस में डिफर कर रहा है, एक दूसरे से अलग अलग है, तो आप आसानी से उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे अभी किसी ने बताया कि भाई हम उसको हीट करते हैं और कंडेंसर के थ्रू रिसीवर में या एक फ्लास्क में इकट्ठा कर लेते हैं, एकदम सही है। तो सपोज कर लीजिए आपके पास में कोई दो सॉल्वेंट हैं, वाटर है और सपोज कर लीजिए आपके पास में ईथर है। ठीक है, दो सॉल्वेंट है, वाटर है और ईथर है। तो सपोज करो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हो गया 100 डिग्री, ठीक, और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 40 डिग्री। तो अब आप जब हीट करेंगे तो इसमें से कौन सा सॉल्वेंट पहले निकल जाएगा, कंटेंट पहले निकल जाएगा? सर ईथर ईथर निकल जाएगा इसमें, यस, ईथर से निकल जाएगा क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है, जल्दी बॉइल होगी, तो क्या हो जाएगा, ये इसी समय इसकी वेपर बनने लगेगी इसमें जल्दी। हाँ, इसका जो होगा वेपर फॉर्म होगी, वेपराइज होगा, और वेपराइज होने के साथ साथ वो जैसे वेपराइज होगा कंडेंसर में जाएगा तो वहां पर वो कंडेंसेट होगा, दोबारा वो अपने लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होने के बाद में वो ठंडा होकर आपका रिसीवर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो डिस्टिलेशन का जो एक बेसिक प्लेटफॉर्म है वो है कि कोई भी आप लिक्विड्स को डिस्टिलेशन के थ्रू आप सेपरेट कर सकते हैं अगर उसके अंदर कोई बॉइलिंग पॉइंट के अंदर उसका बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको सेपरेट करना है किसी लिक्विड को जिसका बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे मान लीजिए एक का 100 है और एक का 110 है, फिर कोई और भी है आपके पास में तो उसका मान लीजिए 115 है, तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई सॉल्वेंट आपके पास में है तो आप क्या करेंगे? ऐसा कोई सॉल्वेंट है जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है एक का 100 है, एक का 110 है और एक का 115 है, तो ऐसे केस में क्या करा जाएगा? जब ऐसा कोई लिक्विड आपके पास में आ जाए जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत आमने सामने हो या बहुत आसपास हो, तो उस केस में हम लोग जिस प्रोसेस को यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होगा, तो वो कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम
जनरली करते क्या है, ऐसा कोई भी आपके पास solvent सीमा दी माइक ऑफ कीजिए अपना। ऐसा कोई भी सॉल्वेंट अगर आपके पास में है जिस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे के आसपास हो, तो जरूरी नहीं कि 110 हो, 115 हो, ये भी हो सकता है किसी का 100 है, किसी का 120 है, किसी का 100 है, किसी का हो सकता है 130 हो। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन आ रही है जहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे के आप आसपास आ रहा है, तो वहां पर हम लोग अल्टीमेटली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को इंड्यूस करते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया क्लासिकली जैसे हम लिपिड को सेपरेट कर सकें। दूसरा तरीका हो गया आपके पास में सॉल्वेंट का, उसको सॉल्वेंट के थ्रू एक्सट्रैक्ट करना, ये जो लिखा हुआ है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि आपके पास जो भी लिपिड का मॉलिक्यूल है, उस लिपिड के मॉलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको मालूम है लिपिड कैसा है भाई, पोलर है नॉन पोलर है। कैसा लिपिड होता है हमारा, पोलर होता है नॉन पोलर होता है? नॉन पोलर है। जनरली लिपिड होता है नॉन पोलर ही होता है, ठीक है। तो जो नॉन पोलर लिपिड का जो लिपिड है, जो कि हम लोग जान रहे हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, नॉन पोलर है। तो हम क्या करेंगे, लिपिड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या सेपरेट करने के लिए, अगर कहीं हमारा पोलर सॉल्वेंट में लिपिड है या किसी ऐसे कंपोनेंट में लिपिड है जहां पर वो पोलर है, तो वहां पर हम लोग क्या ऐड कर देंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे। जैसे ही आप नॉन पोलर सॉल्वेंट वहां पर ऐड करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, क्योंकि लिपिड की एफिनिटी जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के लिए ज्यादा है, क्योंकि लिपिड के पास में नॉन पोलर कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है कंपेयर टू पोलर कैरेक्टरिस्टिक। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो लिपिड का मॉलिक्यूल है वो पोलर सॉल्वेंट से निकलकर कहां चला जाएगा, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरफ में वो मूव कर जाएगा। तो जब नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरफ मूव कर जाएगा तो उसके थ्रू भी आप लिपिड को वहां से आसानी से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। एक और टेक्निक जो यहां पर मैंने लिखी हुई है, इट इज क्रिस्टलाइजेशन। तो जो क्रिस्टलाइजेशन है, इस टेक्निक में हम लोग करते क्या है कि लिपिड को, या तो अगर कोई लिपिड सॉलिड फॉर्म में है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद में उसको किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल के उसको प्यूरिफाई कर लिया, ठीक। या फिर अगर कोई लिपिड लिक्विड फॉर्म में है, या कोई लिपिड जो है बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसको क्या किया, उसको पहले हम लोगों ने नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल के एक्सट्रैक्ट किया, निकाल लिया। निकालने के बाद में फिर हमने क्या किया, उसको दोबारा से सॉल्वेंट में ऐड किया, और सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद में हमने धीरे धीरे क्या किया, उस नॉन पोलर सॉल्वेंट को धीरे धीरे हमने वेपराइज कर दिया। तो वेपराइज करने के बाद में जो लिपिड का कंटेंट रह जाएगा, जो लिपिड के मॉलिक्यूल रह जाएंगे, वो सॉलिड फॉर्म में अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पीछे रह जाएंगे। और जो पीछे लिपिड आपके पास में रह जा रहा है सॉलिड फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टलाइजेशन एक उतना इफिशिएंट प्रोसेस नहीं है, ऑल्दो हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर जरूरत हो। ऑल्दो जो लिपिड है वो प्रोमिनेंटली सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या फिर डिस्टिलेशन से हम लोग क्लासिकली सेपरेट आउट करते रहे हैं। अब क्योंकि भाई ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो डिस्टिलेशन है या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है या क्रिस्टलाइजेशन है, ये प्रोसेस जो है अपने आप में बहुत एफिशिएंट प्रोसेस नहीं है, बहुत एफिशिएंट प्रोसेस नहीं है ये। तो एक और टेक्निक आई जिसको हम लोग रिसेंटली में यूज भी करते हैं, लिपिड्स के एक्सट्रैक्शन के लिए एज वेल एज उसके कैरेक्टराइजेशन के लिए, तो बोलते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पीएलसी। और एक और जो बहुत एडवांस्ड टेक्निक है,
इससे भी एडवांस्ड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से भी एडवांस्ड टेक्निक है, उसको हम लोग बोलते हैं GLC या फिर गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये जो दोनों ही टेक्निक्स हैं, ये दोनों टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं लिपिड्स के फर्दर सेपरेशन के लिए और उसको एनालिसिस के लिए। तो ये दो बहुत एडवांस टेक्निक है। बोथ ऑफ दीज टेक्निक्स आर advanced techniques that are used for the separation as well as for characterization of lipid। अब देखिए मैं तुमको यहां बता देता हूं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम लोग किस तरीके से लिपिड का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो देखो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में एक प्लेट होती है, क्रोमेटोग्राफी प्लेट होती है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का नाम तुम लोगों ने सुना हुआ है? नाम सुना हुआ है? सर नाम सुना है पर पता नहीं है कि कैसे क्या होता है। देखो जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में एक क्रोमेटोग्राफी की प्लेट होती है, ठीक, और इस क्रोमेटोग्राफी की प्लेट में करना क्या होता है, उसमें एक नीचे पेंसिल से मार्क लगाना पड़ता है, ठीक है। ये जनरली प्लेट लैब में भी बना सकते हैं टीएलसी प्लेट्स को, और या इसको आप खरीद भी सकते हैं मार्केट से। और उसके बाद जब आपने इसमें लाइन नीचे बना दी तो आपको करना क्या है, इस लाइन के ऊपर आपको आपका जो भी सैंपल है, जिस सैंपल में आपको सेपरेशन करना है या कैरेक्टराइजेशन करना है लिपिड का, उस सैंपल को आपको इसके ऊपर लगाना होता है। जैसे मान लीजिए मैं सैंपल यहाँ पर सपोज करिए एक जो ग्रीन लाइन दिख रही है, मैंने इसके ऊपर इस लाइन के ऊपर रेड लाइन के ऊपर अपना सैंपल लगा दिया। ये जो ग्रीन है ये सैंपल है मेरा, ठीक है। अब इस पूरे प्लेट को, ये जिसको मैं टीएलसी प्लेट कह रहा हूँ यहाँ पे, इस टीएलसी प्लेट को मैं क्या करूंगा, अल्टीमेटली एक टीएलसी चेंबर में रख दूंगा और उस टीएलसी चेंबर में क्या भरा होगा, सॉल्वेंट होगा। टीएलसी चेंबर में क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो जो सॉल्वेंट होता है उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया अलग अलग है, वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इट इज नॉट आवर टॉपिक एनी हाउ। सिर्फ आपको यहाँ देखना है कि लिपिड का सेपरेशन कैसे हो रहा है। तो जहां पर जैसे आपने लिपिड को लगा दिया, यहाँ पे बेस लाइन के ऊपर लिपिड को लगा दिया, और लगाने के बाद में अब आपको इसको सेपरेट करना है। तो हमने क्या किया, इस प्लेट को सॉल्वेंट के चेंबर के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे जैसे सॉल्वेंट क्या करेगा, वो सॉल्वेंट जो होगा वो नीचे से ऊपर की, हाँ देखो क्या कह रहे हो, जब हम इसको सॉल्वेंट में डालेंगे तो सॉल्वेंट क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ में रन करेगा। और जैसे ही वो सॉल्वेंट रन करेगा तो हमको प्लेट कैसे डालना होता है कि इसका ये जो रेड वाला लाइन है ये टच नहीं करना चाहिए, सॉल्वेंट को टच नहीं करना चाहिए। सॉल्वेंट सिर्फ यहां तक होना चाहिए, इसके नीचे तक, लाइन के नीचे तक, इसके ऊपर सॉल्वेंट नहीं आना चाहिए। तो धीरे धीरे जब सॉल्वेंट नीचे से ऊपर की तरफ में चलेगा तो क्या होगा, जो भी आपने सैंपल में जो भी आपके पास में लिपिड्स होंगी, उनकी अपनी खुद की सॉल्वेंट के और स्टेशनरी फेस की एफिनिटी के प्रोपोर्शन में वो सारे लिपिड्स के मॉलिक्यूल धीरे धीरे सेपरेट होते चले जाएंगे। ठीक है। और सेपरेट होने के बाद में आप इन सारे ही मॉलिक्यूल्स को आपको एनालाइज करने के लिए, या तो आप उसको टीएलसी प्लेट को आप किसी यूवी चेंबर में डाल के देख सकते हैं, या फिर आप इनके लिए अलग अलग मेथड्स होती हैं इनको एनालाइज करने के लिए, तो आप कंफर्म कर सकते हैं। जैसे कि सर इस प्रोसेस को एक बार और बता दीजिए सर। देखिए ये जो आपका टीएलसी प्लेट रखा हुआ है,
प्लेट है, इस टीएलसी प्लेट को आपने क्या किया, इसमें पहले नीचे एक लाइन खींच ली, लाइन खींचने बाद में आपने उसके ऊपर सैंपल लगा दिया, ठीक है। सैंपल लगाने के बाद आपको करना क्या है बेटा, इस टीएलसी प्लेट को आपको टीएलसी चेंबर में डाल देना है, और उस टीएलसी चेंबर में क्या होगा, आपके पास में एक सॉल्वेंट भी होगा। अब वो सॉल्वेंट जो होगा उसको हम लोग, उसका जो सिलेक्शन है वो हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, सॉल्वेंट का जो सिलेक्शन है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। ओके सर। उसके बाद यदि आप इस प्लेट को इस चेंबर में डालेंगे तो आपको ये लात करके फाड़ दो, बस बस इसका सॉल्वेंट अल्टीमेटली नीचे तक जाए और वो सर प्लीज ये संदीप अपना माइक बंद करो। लेफ्ट कर दीजिए। जीतने का हमें चुनाव लड़ाना जिला पंचायत, पैसा जो वहाँ खर्च हो या जीत भाई भाई। सर प्लीज इन लोगों को लेफ्ट कर दीजिए सर, आवाज बिल्कुल, वॉइस बिल्कुल आपकी क्लियर नहीं आ रही है। प्लीज आप अपना माइक ऑफ रखिए प्लीज। फिर जब आप इस प्लेट को सॉल्वेंट में डाल देंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट अल्टीमेटली इस लाइन को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप इसको डालेंगे सॉल्वेंट के चेंबर में तो वो सॉल्वेंट क्या होगा, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लो करेगा, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ में फ्लो करेगा। और जब वो सॉल्वेंट फ्लो करेगा तो क्या होगा कि ये जो लिपिड का मॉलिक्यूल जो हम लोगों ने ग्रीन लाइन से लगाया हुआ है, ये लिपिड का मॉलिक्यूल क्या करेगा, आपस में एक दूसरे से सेपरेट करने लगेगा। इसमें जितने भी कंपोनेंट होंगे उन कंपोनेंट की जो एफिनिटी होगी, या तो स्टेशनरी फेज के लिए और या तो मोबाइल फेज के लिए, उसके हिसाब से इसकी जिस तरह की एफिनिटी होगी उस तरह से मूव करना जाएगा। अगर इसकी एफिनिटी मोबाइल फेज के लिए ज्यादा होगी तो तेजी से बढ़ेगा, जो आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ में। और अगर इसकी एफिनिटी जो है वो स्टेशनरी फेज के लिए ज्यादा होगी तो ये बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगा, ये नीचे रह जाएगा। तो इस तरीके से करते हुए आप अपने इस लिपिड के मॉलिक्यूल को सेपरेट कर सकते हैं बाकी लिपिड्स के कंपोनेंट से। और जब आप इसका सेपरेशन करेंगे तो सेपरेशन जो होगा वो इसी बेसिस पे हो जाता है कि उसकी एफिनिटी जो है उस मॉलिक्यूल की किसके लिए कितनी ज्यादा है या किस पर्टिकुलर फेज के लिए कितनी कम है। तो जैसे कि मान लीजिए जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, एक बहुत मैं रफ आइडिया आपको दे रहा हूं, जो फॉस्फोलिपिड्स हैं